नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आम आदमी पार्टी के बारे से। जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ और गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है, एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी है। इसका मतलब ये है कि गुजरात में भी अब आम आदमी पार्टी को राज्य स्तर पर पार्टी के मान्यता मिल जाएगा और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के योग्य बन चुके हैं। ठीक है? तो दोस्तों इसी के बारे से आज हम जानेंगे। देखिए, यह जो टॉपिक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, इन सब में ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसी को लेकर आज हम समझेंगे कि आम आदमी पार्टी के बारे से और कैसे राष्ट्रीय पार्टी बन सकता है कोई एक पार्टी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यह विषय जो है सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर 3 के खंड 2 भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। यदि आप सीजीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीपीएससी एग्जाम में आप देखेंगे कि जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा के पेपर 3 के खंड 2 भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। और आपको पता है आजकल पीएससी जो है वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो करंट सिनेरियो से संबंधित रखता है। ठीक है, इसके अलावा सीजीपीएससी एवं सीजी व्यापम की प्रतियोगी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, चाहे आप वनडे एग्जाम दीजिए उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टी है। तो वर्तमान में अभी 8 है, अब 9वां जो है आप यानी कि आम आदमी पार्टी भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही चुनाव आयोग मान्यता दे देगा वैसे ये 9वां जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हम पढ़ेंगे चर्चा में क्यों। दूसरा, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी बनने का सफर। तीसरा, राष्ट्रीय पार्टी बनने हेतु संवैधानिक प्रावधान। चौथा, भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल। पांचवा, चुनाव आयोग क्या है, इसके क्या संवैधानिक प्रावधान है, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को भी हम देखेंगे इसमें। तो दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरे अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह नॉलेज पहुंच सके। चलिए देखिए, चर्चा में क्यों। हाल ही में आम आदमी पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनाव में करीब 13% वोट शेयर मिला है। कितना प्रतिशत वोट शेयर मिला है? तो ये है 13%। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कितना प्रतिशत? 13%। हालांकि गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को तो ज्यादा सीटें नहीं मिली है, करीब करीब 6 विधानसभा सीट के आसपास ये जीती है। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं पंजाब में क्या हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। और अभी बात करते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। ये दो राज्य में यहाँ पे पूरा कोशिश किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन भाजपा जो है गुजरात विधानसभा चुनाव को जीती है, मतलब बहुमत जो प्राप्त किया है वो है भाजपा पार्टी। लेकिन फिर भी से 13% वोट शेयर मिला है गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने का संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब चुनाव आयोग मान्यता देंगे तब से ये फिर जो है आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेगा। ठीक है, लेकिन अभी योग्य बना है, लेकिन अभी उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग के तरफ से नहीं मिला है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी या राज्य पार्टी का दर्जा तो देने का काम होता है वो चुनाव आयोग का ही होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा डिटेल इसके बारे से हम जान लेते हैं, वोट की कैसे राष्ट्रीय पार्टी वो बन पा रहा है। पहली बात देखिए, वोट शेयर के आधार पर आम आदमी पार्टी ने नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल किया है। कैसे? वोट शेयर के आधार पर, समझिएगा इस बात को। देखिए क्या बोलता है ये कि क्षेत्रीय पार्टी है ना, कोई क्षेत्रीय पार्टी, चूंकि देखिए आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, मतलब वो पहले जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव को जीता था, यानी कि दिल्ली क्षेत्र का वो पार्टी है, लेकिन धीरे से वो पंजाब में भी पहुंच गया, गोवा में भी पहुंचा, अब गुजरात में भी पहुंचा। तो इस तरह से अब क्षेत्रीय ना रह के वो राष्ट्रीय पार्टी की ओर अग्रसर हुआ। अब देखिए इसमें समझिएगा इस बात को, किसी राष्ट्रीय पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6%, ठीक है, वोट हासिल करना जरूरी है। या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में कितना, तो 6% वोट हासिल करना जरूरी होता है। अब कैसे 6% वोट हासिल किया इन्होंने? तो देखिए गुजरात में आम आदमी पार्टी ने 13% वोट शेयर प्राप्त किया है। उसके बाद दिल्ली और पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार है। तो देखिए दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ऑलरेडी वहां तो फुल है, उसका तो बहुमत है वहां पे। साथ ही साथ गुजरात में 13% का हिस्सेदारी है, और गोवा विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें 6.8% का इसका
हिस्सेदारियां। इस तरह से टोटल अगर हम देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 6% हासिल कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी क्षेत्रीय पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में, ठीक है, वोट 6% हासिल करना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। राष्ट्रीय पार्टी बनने की प्रमुख क्या नियम है? पहला, अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त होता है तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। पहला पॉइंट है दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए 3 आधार पे ही कोई पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकता है। 3 आधार ध्यान रखेंगे। कितने आधार बनाए गए हैं? तो 3 आधार बनाए गए हैं। कौन कौन सा? तो फिर से एक बार और बता देता हूं मैं। पहला जो है कि अगर कोई दल यानी कि क्षेत्रीय पार्टी हो या जो भी हो, 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो देखो इस आधार पे भी तो है 4 राज्य, मतलब दिल्ली, पंजाब, गोवा और अब गुजरात। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3% सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। यानी कि 3 राज्यों को मिलाकर, है ना, 3 राज्यों को मिलाकर अगर 3% यदि लोकसभा सीट वो हासिल करता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए इसी पॉइंट के आधार पे जो है आम आदमी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर रहा है। देखिए अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा, ठीक है, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में, ठीक है, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में, ठीक है, कितना राज्यों? 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है। तो ठीक है, माना जाता है, इसका मतलब यह है कि अब वो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन यहाँ पे सर्टिफाइड किया जाना बहुत जरूरी होता है। देखिए अगर कोई भी पार्टी इन तीनों शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो मैंने आपको यहाँ पे 3 प्रमुख पॉइंट बताए हैं जिसमें कि कोई क्षेत्रीय पार्टी कैसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, पिछले बार जो है राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी जो है पूर्वोत्तर राज्य का, वो जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया। अब आम आदमी पार्टी की बारी है। ठीक है, देखिए भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल कौन कौन सा है? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, चौथा बहुजन समाज पार्टी, पांचवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, छठवां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी, सातवां सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस और आठवां जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो ये नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है अभी अंतिम रूप में यही जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा प्राप्त किया है। नेशनल पीपुल्स पार्टी है, ठीक है, ये जून 2019 में, ठीक ध्यान रखेंगे, जून 2019 में इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। और ये जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है इसको भी आप याद रखेंगे, ये पूर्वोत्तर राज्य की, ठीक है, पहली पार्टी है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य की जो है पहली पार्टी है। यदि हम बात करते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना इन्होंने किया है, तो देखिए इसका जो स्थापना करने वाला है वो है पी.ए. संगमा। ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है, कि नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना करता कौन है? तो पी.ए. संगमा है, ध्यान रख लेंगे। अब इसकी स्थापना कब किया गया? तो इसकी स्थापना जो है 2013 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, 2013 में इसकी स्थापना किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो पी.ए. संगमा के द्वारा किया गया है। आप चित्र भी देख सकते हैं दोस्तों, जो 8 प्रमुख पार्टी है उसके चुनाव चिन्ह भी यहाँ पे दिखाया गया। सबसे पहले देख लीजिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, दूसरा में है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, एक मार्क्सवादी है और एक मार्क्सवादी नहीं है। ठीक है, फिर चौथा में भारतीय जनता पार्टी, पांचवा में है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, छठवां में है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सातवां नेशनल पीपुल्स पार्टी, देखिए इसका चुनाव चिन्ह है किताब, फिर आठवां है बहुजन समाज पार्टी। तो ये इस तरह से है 8 राष्ट्रीय पार्टी। ठीक है, और अब जो है आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। देखिए, तो भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हम समझेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग क्या है। तो देखिए भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। क्या है? एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। कैसा संस्था है? संवैधानिक संस्था। और संवैधानिक संस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसा संस्था जिसका संविधान में उल्लेख है। ठीक है, तो ये संवैधानिक संस्था है जिसका जो हम वर्णन देखते हैं संविधान के भाग, ध्यान रखेंगे, भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है। और यदि हम अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो अनुच्छेद होगा
324 से 329 तक इसका जो है संवैधानिक प्रावधान के बारे से बताया गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। संवैधानिक संस्था है, भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में इसके बारे से बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 324 क्या बोलता है कि भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव को आयोजित करता है। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे 324 के तहत ही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो है राजीव कुमार। तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार है और ये जो है 25वें क्रम के हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। पूछा जाता है कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त क्या है, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप याद रखेंगे। ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों अपने आप में। ठीक है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग को शक्तियां और पावर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं इसमें। देखिए, संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 324 चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित चुनाव आयोग की शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे चुनाव आयोग की शक्ति है, इसमें क्या क्या बातें बोला गया? पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ये तीन चीज है अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 325 की भी हम बात करते हैं तो धर्म, वंश, मूल, लिंग या जाति के आधार पर शामिल करने या बहिष्कृत करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। मतलब किसी भी व्यक्ति को जन्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, सभी कानून के समान एक समान है। ठीक है, इसके आधार पर किसी पर भी विभेद नहीं किया जाएगा। 326 क्या बोल रहा है? संसद के दोनों सदनों के चुनाव में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में चीज को ध्यान रखिए, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जो भी हो, सभी में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पालन किया जाएगा। यानी कि मतलब ये है, वयस्क वर्तमान में जो है वोट देने के लिए 18 वर्ष की आयु तय किया गया। ध्यान रखेंगे, 18 वर्ष की आयु यदि कोई व्यक्ति किया है तो वो वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। ठीक है, लेकिन वोट देने से पहले उसे निर्वाचन सूची में नाम दर्ज करवाना पड़ेगा। अनुच्छेद 327 क्या बोल रहा है यहाँ पे? तो विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे 328 में राज्य के विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति से संबंधित है। ये 329। तो मेन जो इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद उसे आप याद रखेंगे 324 और 326। 324 में पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का बारे से बताया गया और 326 में सार्वभौम वयस्क मताधिकार का बात किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे और इतना याद रखेंगे, चुनाव से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अदालत को प्रतिबंधित किया गया है। अगला देखते हैं, निर्वाचन आयोग की शक्तियां और कार्य में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। देखिए, संसद राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में इसकी शक्तियां एवं कार्य निम्नलिखित है। क्या क्या इसका कार्य है और शक्ति है? तो पहला प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक कार्य करता है। सलाहकारी शक्ति है, सलाहकारी कार्य करता है, इसका मतलब राष्ट्रपति को सलाह देता है। अर्थ न्यायी कार्य भी करता है दोस्तों ये। इसके अलावा देखिए, निर्वाचन की तिथि, समय सारणी निर्धारण करने एवं नामांकन पत्रों के परीक्षण के अलावा इसका प्रमुख कार्य राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। जो अभी हम देख रहे थे दोस्तों, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना किसका कार्य है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना जो है चुनाव आयोग का काम है। ठीक है, प्रमुख कार्य में से एक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अब मान्यता प्रदान करने के साथ साथ निर्वाचन चिन्ह भी आवंटित करता है ये, इसे भी आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा जो देने का कार्य है वो निर्वाचन आयोग करेंगे और उसे एक निर्वाचन चिन्ह भी देंगे। तो निर्वाचन चिन्ह तो ऑलरेडी उसके पास, कौन है निर्वाचन चिन्ह? तो झाड़ू है। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह संबंधी विवाद के समाधान के मामले में इससे न्यायालय के समान ही शक्ति प्राप्त है। ठीक है, चुनाव चिन्ह संबंधी विवाद का समाधान जो है वो चुनाव आयोग ही सुलझाता है। ठीक है, और इस तरह उसे न्यायालय के समान ही शक्ति प्रदान किया गया है। चलिए, आम आदमी पार्टी के बारे में सब जान लेते हैं क्योंकि यही है हमारा आज का विषय मेन। तो आम आदमी पार्टी क्या है? एक राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना कब हुआ? नवंबर 2012 में। ध्यान रखेंगे, आम आदमी पार्टी की स्थापना नवंबर 2012 में हुआ और इसके संस्थापक कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह वर्तमान में दो राज्यों दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ है। मतलब दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की
सत्ता है। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया गुजरात और गोवा में जो है 6% ज्यादा इसका वोट वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए 2011 में हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे का बढ़ चढ़कर साथ दिया। ठीक है, जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जो चल रहा था जिसके मुख्य रूप में अन्ना हजारे थे केंद्र में, इसमें अरविंद केजरीवाल जी है जो बहुत बढ़ चढ़ के साथ दिए थे। लेकिन बाद में इन दोनों के बीच मतभेद पैदा हुआ और अरविंद केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी की स्थापना करते हैं 12 नवंबर में। ओके, चलिए अब महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। जो भी हमने अभी तक समझा उसके बारे से एक प्रश्न है, आप इसको देखिए, पढ़िए और उत्तर बताइए क्या हो सकता है, और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर बताइएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर जरूर दीजिएगा दोस्तों। देखिए मैं पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ। निर्वाचन आयोग किसी राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो है राजनीतिक दल को है ना राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है। कब देता है? वह 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन में दिए उपयुक्त मतदान के वैध मतों में कम से कम 6% है ना 6% मत प्राप्त करे। दूसरा, वह लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन में किसी राज्य या किन्हीं राज्यों में कम से कम 4 सीटों पर जीत हासिल करे। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए केवल 1 सत्य है, ऑप्शन बी केवल 2 सत्य है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2 सत्य है। तो आपको बताना है दोस्तों, और कमेंट्स में इसका उत्तर आप दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।